अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिज़िक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक को पढ़ा और हमने देखा कि जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान तो वो किस तरह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के अंदर डायपोल फॉर्मेशन के बाद रोल प्ले करता है। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। मैंने आपको कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन में कहा था कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी इन चार्ज। हमारा मकसद चार्ज स्टोर करना नहीं होता, हमारा मकसद जो होता है चार्ज के अंदर एनर्जी को स्टोर करना होता है। जिस तरह जब हम डैम बनाते हैं तो पानी के रास्ते में बैरियर लगाकर पानी को स्टोर कर लेते हैं। तो हमारा मकसद पानी को स्टोर करना नहीं होता, बल्कि हम पानी के अंदर एक एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था वाटर इन अ हाई डैम स्टोर्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सर अब कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कैपेसिटर का बेसिक पर्पस चार्ज को स्टोर करना नहीं है, बल्कि एक कैपेसिटर का बेसिक पर्पस चार्ज के अंदर एनर्जी को स्टोर करना है। और जो कैपेसिटर अपनी एनर्जी को स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स में स्टोर करता है। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सर आगे जाकर हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर अपनी एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो सर कोई ऐसा रिलेशन निकालिए जिससे वाज़ेह हो जाए कि कैपेसिटर अपनी एनर्जी वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है। तो हमारा जो फाइनल रिलेशन होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर आ रहा होगा, जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि कैपेसिटर वाकई अपनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है। लेकिन सर चार्ज, हम कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, तो चार्ज के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं? दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग चार्ज के अंदर स्टोर करते हैं। सर हमें यकीन नहीं आता कि वाकई कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ। लेकिन फर्ज करें मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इंतहाई करीब। ये फासला आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। ये फासला ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं होता। कैपेसिटर की दो प्लेट्स इंतहाई करीब होती हैं और कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान हम लोग डाइलेक्ट्रिक को ज़रूर यूज़ करते हैं। दो फायदे हैं। नंबर वन, एक प्लेट दूसरी प्लेट से इन कॉन्टैक्ट नहीं होगी, चार्ज स्टोर रहेगा। नंबर टू, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। एक और फायदा भी है, वो क्या है? E बराबर होता है V/D के। हम बारहा पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव का ताल्लुक डायरेक्शन के साथ होता है। क्योंकि फासला कम होता है तो फील्ड स्ट्रांग होता है और प्लेट्स के दरमियान कैद रहता है। चलें सर, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर का रिलेशन निकालते हैं। इसके लिए मेरे पास एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर है और इसकी दो प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का मतलब सर ये है कि इसके ऊपर 3 कूलम पॉजिटिव है तो 3 कूलम नेगेटिव है, नेट में चार्ज 0 है। इसके ऊपर 3 कूलम पॉजिटिव है तो इसके ऊपर 3 कूलम ही नेगेटिव है। 3 पॉजिटिव है तो 3 नेगेटिव है तो नेट चार्ज 0 आ रहा है। सर इसका मतलब कोई प्लेट पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल भी इनिशियली 0 है। अभी मैंने स्विच को ओपन रखा हुआ है। तो सर दोनों का पोटेंशियल चूंकि 0 है तो फर्क कितना होगा? 0 होगा। व्हेन द स्विच इज ओपन then the initial potential difference is given by delta V1 is equals to 0 volt। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने डेल्टा V1 बोल दिया और इसकी वैल्यू लिखी 0। अब मैं स्विच को करने लगा हूं क्लोज। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहां से पहली इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज को उठाएगा। जाहिर बात है नेगेटिव टर्मिनल है तो वो किसको खींचेगा? पॉजिटिव को खींचेगा। सर चूंकि नेगेटिव टर्मिनल है यहां से किसको खींचेगा? पॉजिटिव को खींचेगा। और जब ये यहां से पॉजिटिव को खींचेगा, एक पॉजिटिव यहां से निकल गया। अच्छा, एक पॉजिटिव जब यहां से निकल गया, पॉजिटिव इस रास्ते पर चल पड़ा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक पॉजिटिव निकल चुका तो पॉजिटिव रह गया 2, जबकि सर नेगेटिव उतना ही है -3, तो नेट में इसके ऊपर चार्ज आ गया -1। उस -1 को मैं इंटरनल या इनर साइड के ऊपर शो कर देता हूं। अब ये बन गई नेगेटिवली चार्ज प्लेट।
अच्छा करेगा सर, बैटरी करेगी क्या, बैटरी क्या करेगी, इस पॉजिटिव को यहां से खींचेगी और क्या करेगी, इस प्लेट के ऊपर लाकर स्टोर कर देगी। सर यहां पर कितना था, पॉजिटिव 3 था, नेगेटिव भी 3 था, नेट इसका भी 0 था, लेकिन एक पॉजिटिव यहां से चलकर यहां आ गया, इसके पास पॉजिटिव हो गया 4, तो अब नेट में कितना चार्ज आ जाएगा 1, लेकिन इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव, जिसको मैं यहां पर शो कर देता हूं। सर इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर नेट में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें नेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बन गई हाई पोटेंशियल प्लेट, ये बन गई लो पोटेंशियल प्लेट। सर इनके दरमियान पोटेंशियल का फर्क पैदा हो गया। सर फर्ज करें ये जो बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की है, तो इनिशियली जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान फर्ज कर लें पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट का क्रिएट हो गया। अब क्या होगा सर, बैटरी दूसरी इंक्रीमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को खींचेगी, एक और पॉजिटिव यहां से निकल गया, जब यहां से एक और पॉजिटिव निकल गया तो सर अब यहां पर पॉजिटिव कितने रह गए, अब यहां पॉजिटिव रह गया 1 और नेगेटिव तो 3 ही है। अब नेट में इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, -2 आ जाएगा, एक पहले था एक और नेगेटिव आ गया, लेकिन सर वो पॉजिटिव कहाँ गया, इस बैटरी ने उसको उठाया है, उसके ऊपर वर्क करके यहाँ स्टोर कराया है। तो सर इसका मतलब ये है कि यहाँ से पॉजिटिव निकला है, नेगेटिव चार्ज आ गया, जहाँ पॉजिटिव गया वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये चली गई ज़्यादा पॉजिटिव पे और ये चली गई ज़्यादा नेगेटिव पे। सर पोटेंशियल का फ़र्क बढ़ गया, पोटेंशियल का फ़र्क पहले था फर्स्ट करें 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट हो जाएगा, फिर 3 वोल्ट होगा, फिर 4 वोल्ट होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। जो ही इसका दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ गया, बैटरी चार्जिंग स्टॉप कर देगी। सर कहना क्या चाह रहा है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसकी चार्जिंग तब तक चलती है जब तक प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना आ जाए, जो कि बैटरी का है, बैटरी का V है। तो मैं कह सकता हूं कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V के बराबर होगा। V अगर 10 है तो 10 होगा, 20 है तो 20 होगा, जनरली मैं उसको V बोल देता हूं। सर इनिशियली 0 था, फाइनली व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड देन फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डेल्टा V2 बोल रहा हूं, वो कितना होगा, V वोल्ट्स होगा। लेकिन सर बात यह है कि एनर्जी कैसे स्टोर हुई, असल में होता ही है, देखो जब ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये यहां से किसको खींचता है, पॉजिटिव को खींचता है। सर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव को खींच रहा है, सर ये भी तो नेगेटिव है, ये भी तो पॉजिटिव को खींच रहा होगा। अब होगा क्या, ये जो बैटरी है, ये बैटरी का नेगेटिव इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से खींचेगा। जब इसके क्योंकि ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो बैटरी को खींचने के लिए वर्क करना पड़ेगा। सर खींच लिया, ओके हो गया, खींच के इधर आया, यहां लाकर स्टोर करना है, नेट में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सर ये जो आया है ये भी पॉजिटिव है और नेट में इसके ऊपर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी सर यहां से खींच के लाना भी मुश्किल है और यहां लाकर स्टोर कराना भी मुश्किल है। खींचना क्यों मुश्किल है, क्योंकि इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और जब ये पॉजिटिव यहां आ जाएगा तो ये इसको रिपेल करेगा। सर इसका मतलब बैटरी को अट्रैक्ट करके उस तरफ दूसरी तरफ लाकर रिपल्शन को ओवरकम करते हुए स्टोर कराने के लिए वर्क करना पड़ता है। और सर ये वर्क होगा कितना, इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो बैटरी को कम एफर्ट करनी पड़ती है, जैसे जैसे ये पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ता चला जाता है बैटरी को एफर्ट भी ज्यादा करनी पड़ती है। सर इसका मतलब ये हो कि स्टार्ट के अंदर चार्जिंग ज्यादा होती है, क्योंकि स्टार्ट के अंदर पोटेंशियल का फर्क कम होता है, यहां से खींचना आसान है और यहां स्टोर करना आसान है। सर फाइनली क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है तो यहां से खींचना भी मुश्किल है, यहां स्टोर कराना भी मुश्किल है, तो बैटरी को वर्क करना पड़ता है। वर्क कितना करना पड़ता है ये डिसाइड करता है पोटेंशियल का डिफरेंस, स्टार्ट में कम वर्क कम, सर फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा वर्क ज्यादा करना पड़ता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप पढ़ के आ चुके हैं, ये असल में वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। हम ये वर्क देखना चाहते हैं, चार्ज इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा कि डेल्टा वी। सर आप ये पोटेंशियल डिफरेंस की कौन सी वैल्यू लिखेंगे, देखिएगा जी, इनिशियली था 0, फाइनली हो गया v, तो कितना लिखे, सर पहले था 0, फिर हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसको मैं v बोल रहा हूं। तो सर कौन सी वैल्यू लिखना पड़ेंगे, पसंद करेंगे। मैं इसकी न इनिशियल लिखूंगा ना फाइनल लिखूंगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है।
अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम इसकी एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस की ना ये वैल्यू यूज़ होगी ना ये यूज़ होगी, मैं इन दोनों की मैं यहाँ पर जब वर्क निकालूंगा तो क्यू इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस की कौन सी वैल्यू ली जाएगी, एवरेज। एवरेज के लिए आप सबको मालूम है इसको और इसको मैं ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया, तुम्हारे पास वर्क क्या आया 1/2 Q इंटू वी। यही तो वर्क है जो उसके अंदर स्टोर हो जाता है और उसकी बन जाता है एनर्जी। उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सर हमें यकीन नहीं आता कि ये वाकई एनर्जी बन चुका है, तो आप एक काम करें, मैं आपको यकीन दिला देता हूं। आप इस बैटरी को रिमूव करते हैं, मैं यहां से बैटरी को रिमूव कर देता हूं। अब सर अब होगा क्या, अब आप एक काम करें, यहां पर एक बल्ब कनेक्ट करते हैं, मैं यहां पर एक बल्ब जोड़ देता हूं, ये रहा आपका बल्ब, ठीक है। अच्छा, अब ये बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन सर पहले क्या हुआ था, पहले आपने यहां से पॉजिटिव को खींच के इधर लाकर स्टोर किया था। अब क्या होगा, अब यही पॉजिटिव रिवर्स में फ्लो करेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट ले रहे हैं तो नेगेटिव फ्लो करेगा, अगर कन्वेंशनल ले रहे हैं तो पॉजिटिव फ्लो करेगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि वाकई उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी और उस एनर्जी की वजह से वो वापस आएगा, उस एनर्जी को यहाँ पर यूज़ करेगा लाइट की शक्ल में और नेगेटिव पर प्लेट पर आकर उसको न्यूट्रल करना शुरू कर देगा। यहाँ से पॉजिटिव की मिकदार कम होती चली जाएगी और यहाँ से नेगेटिव की मिकदार भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि एक प्लेट का पॉजिटिव दूसरी प्लेट पर जाकर उसको नेगेटिव को न्यूट्रल करना शुरू कर देगा। तो सर इसका मतलब ये जो काम होता है ये एनर्जी बन जाता है। जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक होती है, लेकिन चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस वर्क की जगह मैं एनर्जी लिख सकता हूँ, तो एनर्जी बराबर आ जाएगी 1/2 Q इंटू वी के। सर हमें मालूम है Q बराबर होता है CV के, तो आप इस Q की जगह CV लिख सकते हैं। V ऑलरेडी है, V इंटू वी का स्क्वायर हो जाएगा। ये एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर का पहला रिलेशन आ गया। लेकिन सर आपने तो कहा था कि कैपेसिटर अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, तो हमें तो इस रिलेशन में कहीं पर E नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इस रिलेशन को उस रिलेशन में बदलूंगा जिसमें आपको E भी नज़र आ रहा होगा। पहली बात मुझे ये बताए कि यहाँ पे C क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत। आप चाहते क्या हैं, चार्ज स्टोर करना, तो आप क्या चाहेंगे, मैं ये चाहूँगा सर कि चार्ज ज़्यादा स्टोर हो। और चार्ज कैसे ज़्यादा स्टोर होता है सर, मीडियम इंसर्ट करना पड़ता है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, चार्ज ज़्यादा स्टोर हो जाता है। तो सर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कैपेसिटेंस के 2 फार्मूले होते हैं, एक वैक्यूम वाला और एक मीडियम वाला। तो सर यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे आप, मैं यहाँ पर वो यूज़ करूँगा जो मुझे ज़्यादा चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत देगा, और वो कौन सा होता है, वो मीडियम वाला होता है। तो मैं ये फार्मूला लिखूंगा यहाँ पे सर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है V/D के, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है, उसको मैंने इग्नोर कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली V से और प्लेट्स का दरमियानी फासला D। अब यहाँ से V निकाल लो, क्योंकि इस रिलेशन में हमारे पास V है, ताकि मैं V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकूँ। अगर V मालूम करना है तो D इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, V बराबर आ जाएगा E इंटू डी के, V बराबर आ गया इंटू डी। अब करना ये है कि कैपेसिटेंस का रिलेशन और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन, दोनों रिलेशन आपने इस इक्वेशन में पुट कर देने हैं। 1/2 C, सर C कौन सा, C मीडियम, ठीक है, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, E इंटू डी। चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर था तो E इंटू डी का भी स्क्वायर आ जाएगा। आप स्क्वायर को ओपन कर लें, E स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। सर यहाँ से एक डी से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2 एरिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर E स्क्वायर इंटू डी। अच्छा, अब आप एक काम करें, आप इन दोनों को रिप्लेस कर दें। आप एरिया की जगह E स्क्वायर को लिख दें और E स्क्वायर की जगह पर एरिया को लिख दें, तो E स्क्वायर यहाँ पर आ गया, एरिया उधर चला गया। तो असल में ये एक चीज़ बनती है जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करना है। सर यहाँ पे ये जो एरिया इंटू डिस्टेंस है, फर्ज करें ये कैपेसिटर की 2 प्लेट्स, ये 2 प्लेट्स और एक प्लेट का एरिया। आप प्लेट इमेजिन कर सकते हैं बुक से, एक बुक ये है और दूसरी बुक ये है। आप एक काम करें, एक प्लेट का एरिया और सर दोनों प्लेट्स का दरमियानी फासला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा सर, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम, पूरे कैपेसिटर का वॉल्यूम आ जाएगा।
अगर आप ये देखना चाहते हैं ये जो कैपेसिटर है इसका हुजम कितना है, साइज कितना है, तो आप एक काम करें, एक प्लेट का जो एरिया है और प्लेट्स का दरमियानी फासला, इस एरिया को इन प्लेट्स के दरमियानी फासले से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास इस पूरे कैपेसिटर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सर ये एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एरिया इंटू डिस्टेंस मतलब वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर का फाइनल फार्मूला आ गया और ये वाकई शो कर रहा है कि कैपेसिटर अपनी एनर्जी कौन से फील्ड में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है, क्योंकि फाइनल रिलेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ को डिफाइन करना है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? जब भी हम किसी चीज़ को, क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं तो हम लोग डेंसिटी का वर्ड यूज कर लेते हैं। सर लाइक सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ी थी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो नीचे क्या आ गया? एरिया आ गया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है, तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ये वॉल्यूम है। आप एक काम करें, इसको इधर लाकर डिवाइड कर दें। जैसे ही आप इसको इधर लाकर डिवाइड करेंगे तो इसको मैं अगर लिखूं तो ये बन जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो इसकी जगह पर मैं क्या करूंगा? इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा एनर्जी डेंसिटी 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ गया। तो ये एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन आ गया। सर एनर्जी मेजर होती है जूल्स में, वॉल्यूम मेजर होता है मीटर क्यूब में, तो एनर्जी डेंसिटी किस में मेजर होगी? जूल पर मीटर क्यूब में। और ये शो कर रही है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स को डबल कर दें तो एनर्जी डेंसिटी डबल नहीं होगी बल्कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये भी शो कर रही है कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, इंसुलेटिंग मीडियम आ जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक के आने से एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सर क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। चूंकि ग्रेटर देन 1 होता है जिसकी वजह से एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बोर्ड में 12 ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद ये जो चैनल है इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा हर चैप्टर के बाद पहले तो उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करूं और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो एंट्री टेस्ट से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।